गाइस इस साल को कंप्लीट होने में अभी मेरे पास 3 महीने बचे हुए हैं। 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक जो भी मेरी सैलरी अमाउंट होगी, मैं पूरी सैलरी का कैलकुलेशन करूंगा कि टोटल मुझे सैलरी अमाउंट कितना मिला है। उस सैलरी अमाउंट में से क्या क्या मेरे इन्वेस्टमेंट्स थे, क्या क्या मैंने इन्वेस्टमेंट अब तक किए हुए हैं और आगे 3 महीनों में करने वाला हूँ, उसको देखते हुए जब मैं मार्च 22 के बाद अपना आईटीआर को फाइल करूंगा, तो फाइल करने के बाद मैं फाइनल अपनी टैक्स का जो पेमेंट होगा अपने आईटीआर फॉर्म में फिल करते हुए से पेमेंट करूंगा। गाइस मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए एक छोटी सी वर्किंग रखी हुई है, हम लोग उससे समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम रखा हुआ है ऋषि प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद वर्किंग इन इंदौर मध्य प्रदेश है कि जो इंदौर मध्य प्रदेश में मैं रहता हूँ, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, उसका मैं रेंट का पेमेंट कर रहा हूँ 1,44,000 रुपए का रेंट। उसमें से मैंने अपनी सैलरी का यहाँ पे बाइफिकेशन किया हुआ है कि 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में जो मुझे सैलरी मिलने वाली है या मिल चुकी है वो उसका है मुझे 12 लाख रुपए मुझे सैलरी है, जिसके अंदर मेरा बेसिक सैलरी है 5,50,000 रुपए। डीएनएस अलाउंस जो डीए मुझे मिलता है वो है 2,40,000 रुपए, प्लस मुझे अपनी कंपनी से एचआरए भी मिलता है ऋषि प्राइवेट लिमिटेड से 2,36,000 रुपए का। एलटी अमाउंट मुझे मिलता है 56,000 रुपए का और अदर्स मैंने यहाँ पे रखा हुआ है 1,18,000 रुपए का। तो टोटल 12 लाख रुपए यहाँ पे मेरी सैलरी है, प्लस मेरा पीएफ का जो डिडक्शन होता है, पीएफ कंट्रीब्यूशन, हर मंथ मेरी सैलरी में से 1,800 रुपए पर मंथ पीएफ डिडक्ट हो जाता है। एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप अपनी सैलरी स्लिप को देखते हुए एक बार ये बाइफिकेशन कर लीजिए। 1 अप्रैल 2021 से लेके अभी जनवरी चल रहा है तो जनवरी तक कीजिए, प्लस एस्टिमेटेड बाइफिकेशन कर लीजिए नेक्स्ट 2 मंथ का, फरवरी मार्च का। तो टोटल जो 12 महीने का बाइफिकेशन है यहाँ पे मैंने इस तरह से यहाँ पे किया हुआ है। अब फ्रेंड जो मुझे 12 लाख रुपए पे टैक्स देना है वो कुछ इस तरीके से कि अप टू 2.5 लाख रुपीस तक तो मेरे पे कोई टैक्स नहीं है, मेरा टैक्स रेट यहाँ पे नील रहेगा। नेक्स्ट 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में जो मेरा टैक्स रेट रहेगा वो रहेगा मेरा 5%, मतलब कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में होता है 2.5 लाख रुपए। तो नेक्स्ट जो 2.5 लाख रहेगा उस पर मेरा टैक्स रहेगा 5%, मतलब कि 12,500 रुपए का। वहीं अगले 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में जो मेरा टैक्स रेट रहेगा वो रहेगा 20%। तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो मेरा 5 लाख बनता है उसमें मेरा टैक्स रेट रहेगा 20%, मतलब कि 1 लाख रुपए। 10 लाख से ऊपर जैसे ही सैलरी जाएगी तो उस केस में मेरा टैक्स रेट रहेगा 30%, मतलब कि नेक्स्ट 2 लाख रुपए। मैंने यहाँ पे 12 लाख रुपए मैंने दिखाया, तो 2 लाख रुपए जो मेरा 10 लाख से ऊपर क्रॉस हो रहा है उस पर मेरा टैक्स रेट रहेगा 30%, मतलब कि 60,000 रुपए। तो जो टोटल टैक्स मुझे 12 लाख रुपए पे देना है वो मुझे देना है 1,72,500 रुपीज। आगे जाके मेरे पास कुछ बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स जब मैं माइनस करता हूं तो अकॉर्डिंगली मेरी सैलरी कम हो जाती है, प्लस मेरा टैक्स अमाउंट भी कम हो जाता है। तो आइए वो बेनिफिट्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह से कौन कौन से बेनिफिट है जो हम ले सकते हैं और कौन से बेनिफिट है जो हमें मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला मेरा बेनिफिट है यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा। मैंने यहाँ पे येलो मार्क में मेंशन किया हुआ है एक बार समझने के लिए। तो यहाँ पे ये जो मुझे 50,000 रुपए का बेनिफिट है ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा। जब भी आप आईटीआर फाइल करेंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 50,000 रुपए यहाँ पर आउट ऑफ फिल आ जाएगा, आप 50,000 रुपए का बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स मेरा प्रोफेशनल टैक्स है, ये डिपेंड्स करता है, आप अपनी एक बार सैलरी स्लिप में एक बार चेक कर लीजिए कि आपको प्रोफेशनल टैक्स अमाउंट मिल रहा है, तो आप मैक्सिमम 2,500 रुपए तक का बेनिफिट प्रोफेशनल टैक्स का ले सकते हैं। थर्ड मेरा एक मैंने 50,000 का बेनिफिट लिया, दूसरा मैंने 2,500 का प्रोफेशनल टैक्स का बेनिफिट भी ले लिया। तीसरा मैंने अपनी सैलरी में से हाउस रेंट अलाउंस एचआरए अगर मुझे मिल रहा है अपनी कंपनी से तो मैं एचआरए का बेनिफिट अंडर सेक्शन 1013A में जाकर ले सकता हूं। एचआरए का बेनिफिट मुझे किस तरह से मिलेगा, मैं 3 तरीके से अपने एचआरए का कैलकुलेशन करूंगा फ्रेंड्स। पहला तो एक्चुअल जो मुझे मिला है 2,36,000 रुपए, मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट में अपनी सैलरी का बाइफिकेशन बता दिया है कि सैलरी का बाइफिकेशन 12 लाख में क्या क्या इंक्लूड है। एक मेरा 2,36,000 का जो मुझे अपने एम्प्लॉयर से एचआरए मिला है वो भी इसमें इंक्लूड है। तो एक्चुअल 3 तरीके से कैलकुलेशन में पहला होगा 2,36,000 रुपए जो मुझे अपने एम्प्लॉयर से एक्चुअल मिला। दूसरा फ्रेंड्स 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। 40% फ्रेंड्स तब करेंगे जब आप नॉन मेट्रो सिटी में जॉब कर रहे हैं। अगर आपकी जॉब मेट्रो सिटी में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कैलकाटा, तो उस केस में आप 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए कर लीजिए। वहीं अगर नॉन मेट्रो है तो 40% ऑफ बेसिक प्लस डीए कर लीजिए। तो 40% ऑफ बेसिक प्लस डीए, अब यहाँ पे मैं सैलरी के फिर बाइफिकेशन पे आता हूँ, तो बेसिक प्लस डीए मेरा यहाँ पे हो जाता है दोनों का मिला के 7,90,000 रुपए। तो 7,90,000 रुपए का अगर मैं 40% करता हूँ तो मेरा बनता है 3,16,000 रुपए। इसके बाद थर्ड होगा मेरा जो भी मैं रेंट का भुगतान कर रहा हूं, जो भी मैं रेंट का पेमेंट कर रहा हूं इंदौर में रहने के लिए रेसिडेंशियल एकोमोडेशन में, वो रेंट का पेमेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं रेंट का पेमेंट कर रहा हूं 1,44,000 रुपए का, मैंने ऊपर आपको बता दिया है। माइनस करना है 1,44,000 में से आपको
10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, मतलब 7,90,000 रुपए का 10%। तो मेरा यहाँ पे 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए करता हूँ तो 65,000 रुपए बनता है। इन तीनों में से जो भी लोवेस्ट अमाउंट होगा, जो भी कम अमाउंट होगा, उतने की बेनिफिट में एचआरए का क्लेम कर पाऊंगा अपने आईटीआर रिटर्न में। तो यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन से बन रहा है 65,000 रुपए का मैं एचआरए यहाँ पे क्लेम कर सकता हूँ। थर्ड में एलटीए का बेनिफिट भी ले सकता हूँ। 56,000 का मैंने यहाँ पे एलटीए का बेनिफिट मुझे मिल रहा था, एलटीए का अपनी सैलरी में मेरा इंक्लूड था। 56,000 का मैंने एलटीए का यहाँ पे बेनिफिट क्लेम कर लिया। एक बार आप उसका कैलकुलेशन से देख लीजिए कि आपका एलटीए अमाउंट कितना आपके एम्प्लॉयर से मिल रहा है। एलटीए को लेके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप एलटीए को लेके एक बार वीडियो देखिए क्या क्या कंडीशंस होती है अगर हम एलटीए का बेनिफिट लेते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी सैलरी में से मैंने 50,000, 2500, 65,000 और 56,000 ये चारों चीजें मैंने यहाँ पे माइनस कर दी और मेरी सैलरी अकॉर्डिंगली 12 लाख रुपए में से कम होकर हो जाती है 10,26,500। अब मेरी सैलरी यहाँ पे सैलरी और टैक्स रह जाता है 1,20,450 प्लस 10,26,500। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ और बेनिफिट्स है, जैसे कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो आपका प्रोविडेंट फंड अमाउंट आपका डिडक्ट होता है आपकी सैलरी स्लिप में से, देख लीजिए कितना पीएफ हर मंथ आपका सैलरी में से डिडक्ट हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा है मेरी सैलरी में से 21,600 रुपए का पीएफ डिडक्ट हो रहा है। मैंने यहाँ पे 21,600 का पीएफ ले लिया, प्लस मैंने लाइफ इंश्योरेंस अगर पॉलिसी का मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे एलआईसी प्रीमियम स्लिप से आप देख लीजिए कितनी पॉलिसी आपकी जा रही है। आप सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन के केस में एलआईसी पॉलिसी का जो भी प्रीमियम का आप भुगतान कर रहे हैं 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में आप अपनी पॉलिसी का बेनिफिट यहाँ पे ले लीजिए। मैंने यहाँ पे अपना पॉलिसी अमाउंट डाल दिया 24,000 रुपए का। उसके बाद अगर मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक आप चिल्ड्रन तक बच्चों की ट्यूशन फीस का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C में। पीपीएफ में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अलग से फ्रेंड्स मैंने पीपीएफ अकाउंट ओपन किया और उसमें जाके मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ पीएफ के अलावा, प्रोविडेंट फंड के अलावा, तो उसका बेनिफिट भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने 1 लाख रुपए अलग से पीपीएफ में डाला हुआ है, आप देख लीजिए आप कितना अमाउंट उसमें डिपॉजिट करते हैं। प्लस अगर आपका कोई हाउसिंग लोन चल रहा है तो हाउसिंग लोन में जो भी मेरी इंस्टॉलमेंट होती है उसमें से मेरा एक प्रिंसिपल का पोर्शन होता है, दूसरा मेरा ब्याज का पोर्शन होता है। तो जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट का पोर्शन होता है फ्रेंड्स, उसका बेनिफिट मैं यहाँ पे ले सकता हूँ मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक। तो यहाँ पे मैंने हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल का मेरा कोई प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट मैं नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको 0 कर दिया। इसके बाद इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। प्लस सुकन्या समृद्धि योजना में आपका 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में अगर कोई पेमेंट जा रहा है तो आप वो देख लीजिए। प्लस टैक्स सेविंग एफडी फॉर 5 ईयर्स, अगर टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट है, एफडी सर्टिफिकेट आप देख लीजिए, अगर आपके पास एफडी पेमेंट सर्टिफिकेट है तो उसको देखते हुए आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर लीजिए। तो मैंने 50,000 रुपए की एफडी का क्लेम किया। फ्रेंड्स अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेस की है जिसका आप स्टाम्प ड्यूटी हो या रजिस्ट्रेशन चार्जेस का पेमेंट कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट भी आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ले सकते हैं सेक्शन 80C में जाकर। तो यहाँ पे जो मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट थे इन सभी का मिलाकर वो हो रहा था 1,95,600, लेकिन मैं मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक यहाँ पे क्लेम कर पाऊंगा। तो मैंने 1.5 लाख रुपए माइनस कर दिया और अब मेरी सैलरी यहाँ पे रह जाती है 876,500। सबसे पहले मेरी थी 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए में से मैंने ये चारों बेनिफिट लिए तो 10,26,500 मेरी सैलरी हो गई। अब इसके बाद वापस मैंने अपनी सैलरी में से 1.5 लाख और बेनिफिट ले लिया तो मेरी सैलरी रह जाती है 876,500 और मेरा टैक्स अमाउंट रह जाता है 87,800। टैक्स अमाउंट भी अकॉर्डिंगली मेरा कम हो गया। इसके बाद मैं अगली बेनिफिट्स पे आता हूं। अगला बेनिफिट मुझे मिलता है सेक्शन 80CCD1B। ये मेरा होता है फ्रेंड्स नेशनल पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एनपीएस का। इसका मैं अलग से अकाउंट ओपन कर सकता हूं और उसमें 1.5 लाख के अलावा मुझे इस 1.5 लाख के अलावा मुझे यहाँ पे 50,000 का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि मैंने इसमें 70,000 रुपए डाला था, लेकिन मैं यहाँ पे 50,000 रुपए तक का मैक्सिमम बेनिफिट इसमें ले सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। तो 50,000 रुपए का मैं यहाँ पे बेनिफिट ले लेता हूँ 80CCD1B में, नेशनल पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मेरी सैलरी यहाँ पे रह जाती है 8,26,500 और मेरा टैक्स रह जाता है 77,800। यहाँ पे सैलरी अकॉर्डिंगली मेरी कम हो गई, प्लस मेरा टैक्स अमाउंट भी कम हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स अगला बेनिफिट मैं देखता हूँ, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की जो आपकी पॉलिसी होगी या तो सेल्फ भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है। फैमिली में जैसे कि स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, स्पाउस जैसे हस्बैंड वाइफ के केस में भी आप ले सकते हैं या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के केस में भी आप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 32,000 रुपए का प्रीमियम का पेमेंट किया तो मैं मैक्सिमम 25,000 रुपए तक ले पाऊंगा। वहीं आप 50,000 रुपए तक भी ले सकते हैं खुद के केस में या फैमिली के केस में। अगर एज 60 साल या इससे ज्यादा है, सीनियर सिटीजन के केस में आप अपने खुद की पॉलिसी का बेनिफिट 50,000 रुपए तक भी ले सकते हैं, लेकिन नॉन सीनियर सिटीजन के केस में 25,000 रुपए। वहीं आप पेरेंट्स की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ले सकते हैं। मदर फादर के केस में, मदर फादर की एज 60 साल से कम है तो उस केस में आप मैक्सिमम 25,000 रुपए ले पाएंगे। वहीं मदर फादर की एज अगर 60 साल या इससे ज्यादा है तो उस केस में आप मैक्सिमम 50,000 रुपए का मदर फादर का बेनिफिट भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में मेडिकल इंश्योरेंस के केस में ले पाएंगे। तो यहाँ 50,000 रुपए मैंने मदर फादर का डाल दिया। फादर की यहाँ पे एज 60 ईयर्स अबव, यहाँ पे 60 ईयर अबव मैंने कर दिया।
60 साल से ज्यादा है तो 50,000 रुपए मैंने मदर फादर के केस में ले लिया। तो टोटल मैंने यहाँ पे 75,000 मेडिकल इंश्योरेंस के केस में बेनिफिट ले लिया फ्रेंड्स। तो मेरी सैलरी अकॉर्डिंगली कम हो जाती है। मेरी सैलरी 8,26,500 से कम होकर हो जाती है 7,51,500 रुपए और टैक्स रेट मेरा रह जाता है 62,800। वहीं अगर आपने कोई डोनेशन का पेमेंट किया है फ्रेंड्स तो आप डोनेशन का बेनिफिट भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ले सकते हैं। 100% अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन आप देख लीजिए, या 50% अमाउंट ऑफ एलिजिबल ऑफ डिडक्शन आप वो भी देख लीजिए। अगर आपका जो डोनेशन आप पेमेंट कर रहे हैं वो ATG में डिडक्शन क्लेम करने के लिए आप एलिजिबल होना चाहिए, वही डोनेशन का बेनिफिट आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ले पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 10,000 रुपए का, जैसे एग्जांपल मैंने कोविड में डोनेशन दिया, PM रिलीफ फंड या PM केयर फंड एग्जांपल, तो आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10,000 रुपए का यहाँ पे डोनेशन का पेमेंट किया बैंकिंग मोड से। यहाँ पे सैलरी मेरी हो जाती है फाइनल 741,500 और मेरा टैक्स अमाउंट हो जाता है 60,800। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने मेजर डिडक्शन है आपके सामने यहाँ पे डिडक्शन डिस्कस करी। स्टार्टिंग में हमारी जो सैलरी थी वो थी यहाँ पे फ्रेंड्स 12 लाख रुपए, जिस पर मेरा टैक्स 1,72,500 बन रहा था और मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया और उसको देखते हुए मैंने 741,500 यहाँ पे अपनी सैलरी कर ली प्लस 60,800 मैंने अपना टैक्स अमाउंट कर लिया। और भी मेजर डिडक्शन है फ्रेंड्स, अगर आप इसको देखते हुए अपने ITR को फाइल कीजिए। जैसे कि ATE एक सेक्शन होता है जिसमें एजुकेशन लोन का मुझे बेनिफिट मिलता है। एजुकेशन लोन का जो भी आप ब्याज का भुगतान करते हैं उसका बेनिफिट आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ले सकते हैं। ब्याज की ऐसी कोई लिमिट नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट का भुगतान कर रहे हो तो आप यहाँ पे हाउसिंग लोन प्रिंसिपल का बेनिफिट ले सकते हैं। वहीं अगर आप आपका जो ब्याज का पोर्शन होता है, ब्याज का पोर्शन का बेनिफिट भी आप हाउसिंग लोन के केस में क्लेम कर सकते हैं। अगर आप उस हाउस प्रॉपर्टी में खुद रह रहे हैं तो आप ब्याज का जो बेनिफिट होगा मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक क्लेम कर पाएंगे। वहीं अगर रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। वहीं फ्रेंड्स अगर और भी मेजर डिडक्शन है जैसे कि ATCCD2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, जो भी एम्प्लॉयर आपके पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है उसका बेनिफिट भी आप ATCCD2 में अलग से जाकर क्लेम कर सकते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे मैं डिडक्शंस और सेक्शंस को लेकर और भी वीडियोस बनाने वाला हूं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।